सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, अपना बैच चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट टीआरए के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं और अपने कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें अपना टॉपिक अभी चल रहा है वर्तमान में कृषि एवं उसके संबंध क्षेत्र। कौन सा? कृषि एवं, और जो भी कृषि से रिलेटेड जो इसके संबंधित क्षेत्र है उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं किसकी सहायता से? आर्थिक समीक्षा 2022-23 की सहायता से कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम के लिए जो जूनियर अकाउंटेंट है टीआरए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक बात मैं आपको बता दूं, और भी एग्जाम में ये काम आएगा आपके, लेकिन आप एक ही एग्जाम पे फोकस रखेंगे, ध्यान रखना। बहुत सारी वैकेंसी आएगी लेकिन आपको एक पे फोकस रहना है। देखो, सबसे पहले हमने क्या कि बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए थे, हमने सारी योजनाएं कर ली थी। एक में हमने डाटा जानना था कि कितना योगदान है कृषि क्षेत्र का। ठीक है, कौन सी भूमि किस प्रकार की है, सारी चीजें। आज हम जल संसाधन के बारे में जानेंगे और जितनी भी योजनाएं उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या है कि इतना पहली स्लाइड में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस इतना ही बताया गया है सिंपल कि जल की कितनी परियोजना है, सिंचाई परियोजना पर कितना व्यय किया गया है। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है आंकड़ा। जो चीज मैंने हाईलाइट की है ना इस स्लाइड में, वही आपको याद रखनी है। और इसके उद्देश्य दे रखे हैं कि जो भी उद्यमी है, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों द्वारा ऋण पहुंचने में वृद्धि हो, ब्रांडिंग विपणन मजबूत किया जाए, 2 लाख उद्यमों को औपचारिक ढांचे में लाने हेतु। ठीक है, ये सारी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखनी। इसके बाद आपके दोस्तों ये खाद्य प्रसंस्करण के बारे में आ जाता है कि अनुसंधान को मजबूत बनाना। ठीक है, कृषि क्षेत्र को कुल मिला के कहने की बात, ये कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है अलग अलग तरीकों से। फिर ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग योजना आ जाती है और इसमें जो भी सदस्य जो कि अनुदान दिया गया है वो लिखा गया है, ये अभी आपको याद नहीं रखना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत राज्य के 8 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, ये आपको जरूर याद रखना है। कौन सा? कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग योजना है, इसके तहत राज्य के 8 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर स्वीकृत किए गए हैं अपने राजस्थान राज्य के। ठीक है, और राशि वगैरह याद मत रखना आप। ठीक है, और कृषि उपज, और फिर इसके बाद अपने आ जाते हैं धौलपुर लिफ्ट। अब इस जो लिफ्ट परियोजना है सिंचाई की, इसके पूरे करने के लिए इस पे जो 30 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा इस पे जो बजट वगैरह का प्रावधान है 250 करोड़ का, ये दे रखा है। ठीक है, ये भी आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है। अब यहाँ पे आपको नर्मदा नहर के बारे में याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों नर्मदा नहर? पहली बात तो ये है कि भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना, ध्यान रखना, सबसे बड़ी नहीं है, पहली बड़ी है। सबसे बड़ी अगर सिंचाई परियोजना की बात आएगी तो इंदिरा गांधी नहर का नाम आएगा। और ये नर्मदा नहर परियोजना खास क्यों होती है? सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि जो नर्मदा नहर परियोजना है अपने राजस्थान राज्य के कितने, सिर्फ 2 जिले यहाँ पे लाभान्वित होते हैं। कौन? जालोर और बाड़मेर। और किस पे निर्भर है? ये स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से निर्भर है। और ये स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली कहाँ से? इजराइल से ली गई है दोस्तों। इजराइल को देख के, मतलब वहां से प्रेरित होकर इस प्रणाली को अपनाया गया है। और इस परियोजना में दिसंबर 2022 तक यहाँ पे 2.46 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हो चुकी है। और अगर आपको यहाँ पे देखो सिंचाई इस परियोजना के अंतर्गत आना है तो आपको जो ये फव्वारा सिंचाई पद्धति है ना, ये अनिवार्य है, मतलब ये यूज करनी ही करनी पड़ेगी आपको अगर इस सिंचाई परियोजना का लाभ उठाना है तो। अब बात क्या आती है, बस इसके बारे में इतना याद रखना कि जालोर और बाड़मेर। ठीक है, ये ध्यान रखना, नर्मदा नहर, जालोर व बाड़मेर। और फिर आता है नवनेरा बैराज। ठीक है, ये ईआरसीपी के अंतर्गत है। जब अपने ईआरसीपी को पढ़ेंगे ना, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है जिसमें 13 जिले आते हैं, तब अपने इसको पूरी अच्छे से करेंगे। ठीक है, और उसी में ही कनेक्ट की गई है इसको। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? राजस्थान क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, RWSLIP, ये भी याद रखना है। RWSLIP भी आ सकता है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। ठीक है, अब सबसे पहले बात तो यही पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि ये परियोजना किसकी सहायता से, तो जीका भी लिखा आ सकता है और जायका भी लिखा आ सकता है। ठीक है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की सहायता से ये क्रियान्वित की जा रही है। सबसे वित्त पोषित मतलब किसके द्वारा है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो जीका के द्वारा वित्त पोषित है
और योजना कौन सी है? योजना बार बार बता रहा हूं, याद रखना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जिसे आप RWSLIP स्लिप, RW स्लिप याद रख लो, RW स्लिप जीका। फिर अब देखो इसकी समय अवधि क्या है, 8 वर्ष इसकी समय अवधि है। तो समय अवधि भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कथन के रूप में कि निम्न में से कौन सा RWSLIP के बारे में सही है या गलत है, ऐसे। फिर बात करते हैं प्रभावी कब से है, ये 2017 से प्रभावी है दोस्तों। कब से? 2017 से प्रभावी है। और इस परियोजना के तहत क्या है कि 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास और जीर्णोद्वार का कार्य किया जाना है। इसकी सहायता से 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाएं हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उनका जीर्णोद्वार किया जाएगा, उन्हें वापस सही कंडीशन में लाया जाएगा। सेम वही बात यहाँ पे लिखी गई है। प्रथम चरण में कितने? 21 जिले लिए जाएंगे। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। प्रथम चरण में 21 जिले लिए जाएंगे, 21 जिलों के नाम मत याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या है कि 36 उप परियोजनाएं और जोड़ दी, इनका भी जीर्णोद्वार किया जाएगा। 36 सिंचाई परियोजनाओं को ये सिंचाई क्षेत्र दे रखा है, इतना नहीं याद रखना। मेन आपको यही याद रखना है कौन कौन सी बातें जीका द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है, और कितने 8 साल की समय अवधि है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। फिर आ जाता है राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन योजना, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट में RWSRPD, ठीक है। वो तो स्लिप था RW, अब ये RWSRPD है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। तो ये किसके द्वारा है? तो यहाँ पे चेंज हो जाता है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे वित्त पोषित करता है, NDB, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे वित्त पोषित कर रहा है, और उसको कौन कर रहा था? जीका कर रहा था। तो दोनों में ध्यान रखना, जब स्लिप हो जाए आपका पैर तो वहां पे आपको क्या करना है? जीका के पास जाना है, ठीक है। SRPD तो NDB, SRPD और NDB यहाँ पे देख लो, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। लास्ट में D आ रहा है तो यहाँ पे NDB आएगा, ठीक है, ओके। अब ये कहाँ पे क्रियान्वित है? प्रथम चरण वही इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसको कि जो भी इसका प्रथम चरण है, इसका पुनर्वास और इसका पुनर्गठन, मतलब इसको वापस रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी क्षतिग्रस्त हो गई है इसको सही किया जाएगा। मेन इसका देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को लाभ मिलेगा। जिलों के नाम आपकी इच्छा हो तो आप याद रख सकते हो। अब इसमें क्या, इंदिरा गांधी नहर जब पढ़ेंगे ना अपने, वो अलग से पढ़ते हैं अपने, अभी सिर्फ अपने आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर को अपने अच्छे से कंप्लीट करेंगे जब अपने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों को यहाँ पे मिल रहा है लाभ। कुल मिला के पश्चिमी राजस्थान में जितने भी जिले आ रहे हैं ना, उनको लाभ मिल रहा है, ठीक है। पूरे पश्चिमी, जैसे बॉर्डर से सटे हुए कुछ जिले, ठीक है, अरावली से चिपटे हुए जिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और फिर इंदिरा गांधी फीडर, ये इसमें जो लंबाई वगैरह दी गई है इनका जीर्णोद्वार किया जाएगा, ये मत याद रखना, इनकी लंबाई इतनी करेंगे, ठीक है। मुख्य नहर से प्रथम चरण के अंतर्गत वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार किया जाएगा। और सेम वही बात लिखी गई है, ठीक है। सेम की समस्या देखो, सेम की समस्या भी यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में आती है, ठीक है। उससे क्या है कि जल स्वतः ऊपर आने लगता है और वो क्या है, जमीन बोने लायक नहीं रहती, ठीक है। सेम की समस्या सबसे ज्यादा आपको इसी क्षेत्र में मिलेगी, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में, हनुमानगढ़ में ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और ये टोटल व्यय 1548.10 करोड़ रुपए अभी तक इस परियोजना पर दिसंबर 2022 तक व्यय किए जा चुके हैं, ये मत याद रखना। अब आता है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे तो जो भी हाईलाइट मैंने कर रखा है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जो जल विज्ञान दोस्तों, ये आपकी परियोजना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है क्या, कि जल संसाधन जो आपका मंत्रालय है, ठीक है, और नदी विकास बैंक और गंगा संरक्षण विभाग और भारत सरकार विश्व बैंक परियोजना द्वारा वित्त पोषित है ये, ठीक है। ये सारे ध्यान रखने हैं आपको, किस किस के द्वारा, चारों भी आ सकते हैं। जल संसाधन मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ध्यान रखना। और सबसे मेन बात ये आ जाती है इसमें कि भारत सरकार का इसमें 100% अनुदान है, राज्य सरकार का यहाँ पे कुछ नहीं है। समयावधि की बात करें तो 8 वर्ष आती है, 16-17 से 23-24 तक, ठीक है। अब जल संसाधन मंत्रालय याद रखना है, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग और भारत सरकार जो कि विश्व बैंक परियोजना है उसके अंतर्गत भी वित्त पोषित है।
और राज्य में 153 स्वचालित वर्षा मापी, ये जो भी नदी बांध गेज 150 संयंत्र स्थापित इसके अंतर्गत किए जा चुके हैं। ठीक है, ये मत याद रखना। और जो भी याद, अब इसमें क्या है कि अब जो एक स्काडा प्रणाली होती है दोस्तों, ये चीज समझनी है आपको, क्या होती है स्काडा। अभी ये क्या होता है कि ये जल वितरण की प्रणाली होती है नहरों में, और ये प्रणाली है ना अभी पहले से ही इंदिरा गांधी नहर में है ना यूज की जा रही है। ठीक है, डेली अखबार में आता है जो गंगानगर मानगढ़ के कि यहाँ पे आज इतना क्यूसेक पानी वितरित होगा, तो उस हिसाब से इस पद्धति का उपयोग किया जाता है स्काडा का। यही पद्धति क्या है कि बिसलपुर, माई, गुड्डा बांध, जवाई बांध, इनमें यहाँ पे यूज की जाएगी। तो यही ये कहना चाहता है कुल मिला के, स्काडा सिस्टम स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल विज्ञान अगर आ जाए तो पूरी केंद्र सरकार की है 100%, और 8 सालों तक का इसका टाइम है। वित्त पोषित मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और यहाँ पे बांध गेजों का निर्माण और ये वर्षा मापी ये विकसित किए जा चुके हैं। ये मत याद रखना, जो हाईलाइट किया वो याद रख लेना बस। अब आ जाता है इंदिरा गांधी फीडर पंजाब का जो भाग है, वहां पे क्या देखो दोस्तों क्षतिग्रस्त हो रही थी ये, और इंदिरा गांधी जो फीडर है जो पंजाब का भाग है, जो सर हिंद फीडर की रीलाइनिंग है, ये 23 जनवरी 2019 को भारत सरकार और पंजाब के मध्य एक अनुबंध हुआ था, उसके तहत की जा रही है। जिसमें क्या है कि 60-40 का रेशियो है, 60% केंद्र सहायता देगी और 40 राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और इसमें भी क्या है कि राजस्थान 54.15 व 45.85% राजस्थान और पंजाब के मध्य, राजस्थान के मध्य हिस्सा रहेगा 54 और 45 का। ठीक है, और जिसमें से केंद्र सरकार का 60% हिस्सा सिर्फ राजस्थान प्राप्त करेगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यही कहना चाहता है। राजस्थान फीडर में कुल 100 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग की जाएगी। ठीक है, पूरा कंस्ट्रक्शन दोबारा चल रहा है इसमें। और फिर बांध पुनर्वास परियोजना और सुधार परियोजना आ जाती है। अब जो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना है, बांध जो पुराने हो चुके हैं उनको वापिस पुनः निर्मित किया, उनको विकास करना, उनमें नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना, बांधों पे और भी सारी मतलब विद्युत उत्पादन को बढ़ाना, कुछ भी कह सकते हैं आपने। अब सबसे पहली बात क्या है कि ये जो बांध पुनर्वास परियोजना है, ये 2020-21 में के बजट में कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब इनके द्वारा क्या है कि बांधों का उदारीकरण होगा। अब अपने को चीज क्या याद रखनी है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 7 बांध। कौन कौन से? बिसलपुर, ठीक है, टोंक में, जवाई, पाली में, सूकड़ी, सेलवाड़ा सिरोही में, माई, गंभीरी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, मातरकुंडिया बांध भीलवाड़ा, सोम कमला अम्बा। ठीक है, ये सारे बांध, इन 7 बांधों के नाम आपको याद रखने हैं। अब इसमें क्या है कि अब इसके बाद क्या है कि जो यहाँ पे विश्व बैंक है ना, ये यहाँ पे वित्त पोषित करेगा। ठीक है, विश्व बैंक का ऋण समझौता, जो ऋण समझौता है वो विश्व बैंक के साथ हुआ है, ये ध्यान रखना। तो बांध पुनर्वास के लिए वर्ल्ड बैंक आपका साथ देगा। कौन? वर्ल्ड बैंक। और जो आपका देखो दोस्तों, अभी इसमें एक और चीज क्या है कि ड्रिप परियोजना में शामिल 18 राज्यों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। जो भी ड्रिप सिंचाई पद्धति है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, उसके अंतर्गत राजस्थान प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, और इसमें जो भी किया जाएगा, जल रिसाव को रोका जाना, जल भराव क्षमता बढ़ेगी बांधों की, ये सारी चीजें ये मत याद रखना। मेन ये याद रखना है कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसके साथ देगा। 7 बांध के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, बांध पुनर्वास परियोजना। अब आ जाती है दोस्तों पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP। क्या आ जाती है? ERCP। अब ये 13 जिलों में संचालित है। कितने? 13 जिलों में संचालित है ERCP। और जिसमें क्या है कि जो मानसून के दौरान चंबल नदी की जो सहायक नदियां है ना, जैसे फूल नदी, बारावाड़ी, पार्वती होगी, काली सिंध होगी, मेज होगी, ठीक है, कुन्नू होगी, इसमें जो भी उपलब्ध विशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीरी इत्यादि नदी बेसिनों में जल को अपवर्तित किया जाएगा। जिससे क्या है कि 13 जिलों में 2051 तक 2 लाख हेक्टेयर नए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति तो जल उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब 2051 तक का यहाँ पे लक्ष्य लेके यहाँ पे चल रही है, जिसमें प्रथम चरण में निर्माण कार्य चालू हो चुका है। नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक। प्रथम चरण में नवनेरा, गलवा, बिसलपुर और इसरदा लिंक। फिर दूसरे, और ये भी प्रथम में ही है, कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज। तो ये ध्यान रखना है, महलपुर बैराज कौन सी नदी पे है? पार्वती पे। रामगढ़ बैराज कौन सी है? कूल नदी पे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मंजूरी वगैरह भी यहाँ पे दे दी गई है और इस पे विवाद भी चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है ERCP, जिसमें आपको मुख्यतः देखो पूर्वी राजस्थान के जो जिले है ना,
करौली, धौलपुर, इस साइड वाले ये सारे जिले यहाँ पे आएंगे, 13 जिले। उन 13 जिलों का नाम भी आपको याद रखना है। अब वर्तमान में रामगढ़ बैराज, ये सेम वही बात लिखी हुई है। अब राजीव गांधी आ जाती है जल संचयन योजना, ठीक है। इसे अपने शॉर्ट में क्या बोलेंगे, RGJSY, राजीव गांधी जल संचयन योजना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो ये किस लिए, जो वर्षा का अपना जल होता है ना, उसको संरक्षित कैसे रखें। देखो पानी आता है लेकिन वो इधर उधर चल जाता है, अपने कोई काम नहीं आ पाता, मतलब अपने वर्षा जल को कैसे उपयोग कर सकते हैं जो अपने अकाल में काम आए, ठीक है। संरक्षण और संग्रहण कैसे करें उसका। अब जो जल संचयन योजना है, इसका प्रथम चरण है ना, याद रखना है कि राजीव गांधी जल संचयन योजना का जो प्रथम चरण है, ये आपके दोस्तों कब 2019 में प्रारंभ किया गया था, तो ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। फिर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, प्रशासनिक विभाग आता है। ध्यान रखना मैं प्रशासनिक विभाग बोल रहा हूं, कौन सा आता है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। अब जो नोडल विभाग है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग यहाँ पे नोडल विभाग आते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नोडल विभाग याद रख लेना बस आप। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग यहाँ पे नोडल विभाग है, जिसमें आपको एनीकट, तालाब, जो भी टांका है, ये सब पढ़ते हैं अपने जल संरक्षण तरीके, टांके बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, ठीक है। इनकी मरम्मत वगैरह की जाएगी। और ये यहाँ पे राशि जो भी 254 कार्यों को पूर्णतः प्रमाण पत्र किए जा चुके हैं, और ये इतनी राशि लगाई जा चुकी है, राशि रूसी मत याद रखना। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात आती है उपनिवेश की। उपनिवेश विभाग का मुख्य कार्य क्या है कि इंदिरा गांधी नहर का परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन का काम है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया कि कितनी भूमि को आवंटित कर दिया गया है, कितनी को नहीं किया गया है, ये मत याद रखना। सिंचित क्षेत्र विकास, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, सिंचित क्षेत्र विकास जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत, इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर आएगी सिंचित क्षेत्र विकास, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना, अमर सिंह इसकी जो उप शाखा परियोजना, और गंग नहर प्रथम और द्वितीय चरण, ठीक है। राजस्थान की सबसे पहली नहर यही है गंग नहर, जो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाई गई 1927 में, ठीक है, जिसमें लॉर्ड इरविन ने यहाँ पे उद्घाटन किया था। और महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, ठीक है। और देख लो हिमालय से आपके लिए जल पहुंचा दिया रेगिस्तान में। भाखड़ा नहर परियोजना प्रथम चरण, बिशलपुर और चंबल परियोजना क्षेत्र में भूमि विकास कार्यों के अंतर्गत पक्के खाड़ों का निर्माण वगैरह यहाँ पे करवाया जाएगा, इतना नहीं याद रखना, ठीक है। और ये वित्तीय सहायता रोक दी गई है, ये बताया गया है, इतना अपने को डीप में नहीं जाना कि, क्योंकि देखो सब अपोजिट पार्टी होती है तो उनका वो चलता रहता है, अपने को बस ये याद रखना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। फिर बात करते हैं इसमें जो सहायता है, नाबार्ड की वित्तीय सहायता से एक चंबल नहर का भी विकास किया जा रहा है, इसमें भी जो व्यय वगैरह दिए गए हैं। और सेम वही बात, सिद्धमुख के जो भी रुपए वगैरह बताए गए हैं ये नहीं याद रखने आपको। फिर चंबल कमांड क्षेत्र जो है कोटा, बूंदी, बारा का, इसमें ड्रेनेज सिस्टम के जीर्णोद्वार, विभिन्न नहरों की ब्रांचों के लिए इतने करोड़, अब कितने कितने सबके रुपए तो याद रख नहीं सकते, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती चीजें। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों किसकी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। देखो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में ये जानी जाती है। बहुत ही विषमताओं के से मनुष्य के साहसपूर्ण संघर्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है ये, कि देखो हिमालय से जल लाकर आपको भूमि को सींच दिया और इतने उपजाऊ बना दिया कि गंगानगर और मानगढ़ जिले अभी राजस्थान में जैसे कपास हो गया, गेहूं हो गया, चावल, ऐसी चीजों में बढ़िया उत्पादकता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कि कितना यहाँ पे सिंचित क्षेत्र है, लक्ष्य वगैरह है, तो इतना नहीं याद रखना। फिर इंदिरा गांधी नहर का द्वितीय चरण के निरंतर उपयोग है, नहरों की क्षतिग्रस्त होने के कारण अत्यधिक जल का ह्रास हो रहा है, ठीक है। और एक एक वर्ष में नाबार्ड 2020-21 में नाबार्ड की जो भी यहाँ पे वित्त पोषण भी शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा। इसके अलावा बीकानेर संभाग की परियोजना जो है दांतोर, नाचना, हवाई, सांकड़िया, सिद्धि नहरों का अधिग्रहण। देखो आगे क्या है कि इंदिरा गांधी नहर की जो उप शाखाएं निकाली गई थी उनके बारे में बताया गया कि आगे भी यहाँ पे उनको पूर्ण निर्माण, पुनः वापिस, मतलब उनका क्या कि मरम्मत वगैरह की गई है। तो मतलब एग्जाम की दृष्टि से इस स्लाइड में कुछ नहीं है। फिर सेम वही यहाँ पे भी
वही बात लिखी हुई है कि नवंबर 2022 तक रख रखाव के इतने रुपए में मतलब 22.44 किलोमीटर नहर की लाइनिंग की जा चुकी है। पूरा डाटा दे रहे हैं। आर्थिक समीक्षा यही होती है कि पूरा बताते हैं कि हमने एक साल में ये काम किया है। तो वही बात है कि 199.69 करोड़ रुपए हमने व्यय कर दिए हैं। फिर बात आती है दोस्तों भूजल की। अब जो भूमिगत जल है ना, कई जगहों में जैसे अपने सीकर के आसपास श्री माधोपुर हो गया, और जयपुर में भी देखो कुछ क्षेत्रों में भूजल दोहन पे रोक लगाई गई है, क्योंकि वहां पे है ना जल बहुत नीचे जा चुका है, इतना नीचे कि आप बोरिंग करा लो तो भी आपके वहां पे जल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, नलकूप, जल संसाधनों की व्यवस्था करवाई जा रही है। अब अपने को याद क्या रखना है एग्जाम की दृष्टि से, बात ये है, ठीक है, कुओं को गहरा कराया जा रहा है। अब भू आकलन रिपोर्ट आती है 2021 की, ठीक है, अपने को जो याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से वो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि राज्य का 78% क्षेत्र है ना अति दोहित श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही भयानक है, जहाँ पे जल का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। तो अति दोहित श्रेणी के अंतर्गत राज्य का कितने प्रतिशत हिस्सा रहा है? 78%। तो ये याद रखना है। और राज्य के कुल भूजल दोहन की दर है ना वो 150% है। तो दर कितनी है? 150%। तो भूजल दोहन की दर 150% है, और अति दोहित श्रेणी में कितना आ रहा है? 78% आ रहा है। इसलिए ये दोनों बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं इनको अलग से पॉइंट बना के ना आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होगी। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है एक, ठीक है, जो विश्व बैंक व केंद्र सरकार के 100% द्वारा, ये सेम वही परियोजना है जो हमने पहले पढ़ी थी, वापिस यहाँ पे लग गई। जल विज्ञान आ जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होगी 100%, ये ध्यान रखना है। भू जल संसाधनों का आकलन यहाँ पे दोस्तों किया गया है, जिसमें आपके सुरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, 20 में 37 क्षेत्र थे, फिर 38 हो गए यहाँ पे, अर्ध विषम में 29 से 20 हो गए, विषम में 22 हो गए, अति दोहित में कितने 219 क्षेत्र आए हैं। तो अति दोहित याद रख लेना, लवणीय याद रख लेना, 3 क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र है कुल यहाँ पे 302 हो जाएंगे। फिर आती है आपकी अटल भूजल योजना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अटल भूजल योजना। अब जो अटल भूजल योजना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 50-50, 50-50% है ये, भारत सरकार का 50 और वर्ल्ड बैंक का 50। ठीक है, और लागू कब की गई, डेट याद रखनी है 1 अप्रैल 2020। अटल भूजल परियोजना आपको याद रखना है। नोडल विभाग याद रखना है, कौन सा? भूजल विभाग नोडल विभाग है। ठीक है, इसके अलावा ये सहायक सहभागी विभाग याद मत रखना, भूजल विभाग है वो इसका नोडल विभाग है, इतना याद रखना है सब। फिर दूसरी बात, यह योजना 5 वर्षों 2021 से 24-25 के लिए है। अटल भूजल योजना कब से? 2021 से 24-25 तक है आपके 1 अप्रैल 2020। 50-50 किसका? वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार का। राजस्थान में मेन बात आती है कि राजस्थान में कितने क्षेत्रों में है? राजस्थान में आपके 17 जिलों में है, 38 पंचायत समितियों में है, 38 पंचायत समितियों में है, और 1139 यहाँ पे ग्राम पंचायती आती है। तो 17 जिले जरूर याद रखना, और कुछ रहे ना रहे याद, आपको 17 डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना। फिर आता है दोस्तों आपका जल ग्रहण विकास। ठीक है, इसमें बताया गया है कि देश का कुल क्षेत्रफल 10.40% है भारत का। ठीक है, जो राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और बंजर भूमि है, ये हमने पढ़ लिया कितनी प्रतिशत है बंजर भूमि। ठीक है, और जल उपलब्धता की मात्रा यहाँ पे 100, कुल जल स्रोतों से उपलब्धता मात्रा सिर्फ 1.16% है। कितनी है? सिर्फ 1.16% है। वो सारी बातें बताई गई है। अब इन समस्याओं को हल करने के लिए राजीव गांधी जल संचयन योजना हमने पढ़ी ली, वही बात यहाँ पे दोबारा आएगी, जल संचयन योजना। अब इसको थोड़े यहाँ पे क्या डिटेल से दे दिया गया है, जो भी राजीव गांधी जल संचयन योजना है। ठीक है, इसमें सारे संस्थान आ जाएंगे, सरकारी सामाजिक संगठन भी इसमें भाग ले सकते हैं, कैसे करके मतलब यहाँ पे अपने जो भी जल का संरक्षण किया जाए। वही 20 अगस्त 2019 को सूत्रपात होता है, 33 जिलों में होता है, 295 ब्लॉकों में, 3931 गांवों में किया जाता है। प्रथम चरण की बात करें, दूसरा चरण 1 सितंबर 2022 में। तो पहला 2019 में और दूसरा चरण 2022 में। तो 19 और 22 याद रखना। फिर कितने जिलों में? 33 जिलों में ही होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, पंचायत जो ब्लॉक है वो बढ़ गए, यहाँ पे 352 और 4500 गांव हो गए। ठीक है,
अब आती है आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटर शेड कंपोनेंट 1.0, ये पूरा लिखा होगा आपका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड कंपोनेंट। इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य का वही अंश है, 60:40 मैक्सिमम योजनाओं में जो है, ठीक है। इसमें सारी चीजें बताई। फिर जो आपका कंपोनेंट 2.0 है, ये भी भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। फिर आ जाता है दोस्तों भंडारण की बात करते हैं। अब देखो जो भी अपने कृषि जिन्स होते हैं तो उनके भंडारण भी मेन भूमिका निभाते हैं। उनके स्टोरेज रखना लंबे समय तक, ये भी बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जटिल काम है कि इसको कैसे अपने भंडार अनाज या जो भी हो गया फल सब्जी को लंबे समय तक उसको भंडारण किया जा सके उसका, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसमें भी बहुत खर्चा आता है। जब भी देखो कोई भी चीज है ना, उसकी कीमत एकदम से इतनी हाई नहीं होती, सारी चीजें देखी जाती है, प्रोसेसिंग, उसकी स्टोरेज। अब देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है, अपने आ जाते हैं याद रखने पे। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि 93 भंडार गृह वर्तमान में संचालित है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। देखो जो भी आपसे पूछा जाएगा ना, उसमें लिखा होगा कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार कितने भंडार गृह है, 93 है। ऐसे तो आपके एक आधा बढ़ गया तो भी यहाँ पे नहीं लिखना, आपको 93 ही आंसर करके आना है। फिर नवंबर 2022 तक यहाँ पे भंडारण क्षमता की बात करें तो 6.76 लाख मीट्रिक टन MT यहाँ पे है, जो कि भंडारण क्षमता की कुल औसत उपयोगिता में 43% हिस्सा रखती है, ठीक है। तो ये इसमें बारे में इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब आपका क्या है कि जो भी भंडारण है ये टेबल में दिया गया है कि कितनी क्षमता है उपयोगिता में, और भंडार गृहों की संख्या याद रखना बस आप इस टेबल में, और कुछ डाटा मत याद रखना। फिर बात करते हैं हम दोस्तों पशुपालन की। देखो पशुपालन को हमने अलग से भी पढ़ेंगे डिटेल में पूरा, ठीक है। देखो कृषि से ही संबंधित क्षेत्र है, इसलिए अपने आप इसको यहाँ भी पढ़ते हैं। बहुत सारी नस्लें हैं, घोड़ा, ऊंट, बकरी, और बकरियों में भी सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान, ऊंटों में आता है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे आता है। देखो दोस्तों तो राजस्थान टॉप है। ऐसे तो देखो पशु गणना आती है 2019 की, जिसके अनुसार कुल राजस्थान में कितने 568.01 लाख पशुधन है। कुल पशुधन की बात करूं तो, ठीक है, कुल पशुधन याद रखने हैं 568.01 लाख, ठीक है। आप 5,68,00,000 भी याद रख सकते हो। कुक्कुट की बात करें तो कितने हैं 146.23 लाख, और देश के कुल पशुधन का कितना हिस्सा है तो 10.60% हिस्सा रखता है राजस्थान। मतलब भारत में जितने पशुधन है उसमें 10.60% राजस्थान का यहाँ पे अपने योगदान आ रहा है। फिर इसमें से देखो गायों की बात करें तो 7.24% भारत की कुल गायों की 7.24% अकेले राजस्थान में है। 12.47% भैंसे अकेले राजस्थान में है कुल भारत की। 14% बकरियां, 10.64% भेड़े, 84.43% ऊंट यहाँ पे है पूरे भारत के। और राज्य का योगदान दुग्ध उत्पादन में दुग्ध उत्पादन में योगदान जरूर याद रखना आप कि पूरे भारत में राजस्थान राज्य का जो दुग्ध उत्पादन में योगदान है वो कितना है दोस्तों 14.63% है। ये जरूर आपको याद रखना है। ऊन उत्पादन में कितना है 42.45% है, ठीक है। इसके अलावा नस्ल सुधार कार्यक्रम वगैरह ये चलाए जा रहे हैं, ये आपको याद नहीं रखने। इसके बाद आपके इस टेबल में आपके चिकित्सालय दे रखे हैं, कितने हैं कितने नहीं है, उपकेंद्र है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। और इसमें आपके जो भी उत्पादन पशुधन दूध का उत्पादन वगैरह है टन में, उसमें वृद्धि को दिखा रखा है कि 21-22 में 18-19 की तुलना में 40.55% यहाँ पे वृद्धि हुई। ये सारी चीजें दे रखी है। फिर इसमें आपके क्या है कि दुग्ध उत्पादन टन में दे रखा है कि 21-22 में कितने टन उत्पादन हुआ, मांस कितना हुआ, ठीक है, अंडा कितना उत्पादन हुआ, ऊन कितनी उत्पादन हुई। फिर आपके देखो मांस उत्पादन में 18-19 से में देखो 192,000 टन हुआ था, और 20-21 में कितना हो गया 192 से 221, ये बढ़ गया यहाँ पे मांस उत्पादन। और ऊन उत्पादन भी यहाँ पे बढ़ा है 145 से कितना हो गया 156 लाख किलोग्राम। ऊन उत्पादन लाख किलोग्राम में है, ठीक है, जबकि मांस 1000 टन में है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि पशु के निःशुल्क आरोग्य जन बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, ठीक है। जो लंपी रोग हो गया था गौवंश को, उनके लिए भी यहाँ पे बजट में अब जब अपने पढ़ेंगे तो देखेंगे उनको भी डायरेक्ट यहाँ पे 40,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। वो सारी भी किए गए थे अभी।
अब भारत सरकार का एक राष्ट्रीय पशुधन मिशन आता है, ठीक है, NLM, ठीक है, और इसमें वही सेम रेशो है, कितना है 60:40। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन में जो अपने राजस्थान की जो जगह है ना वो याद रखनी है, कौन कौन सी है। एक तो अजमेर है, अजमेर के पास आपको जयपुर मिल जाएगा, जयपुर के चिपका हुआ सीकर मिल जाएगा, अजमेर के चिपका हुआ नागौर मिल जाएगा, ठीक है। जयपुर के आसपास के है, देखो जयपुर को पकड़ लो, जयपुर के पास अजमेर है, जयपुर के पास सीकर है, नागौर है। फिर यहाँ पे थोड़ा आपको दूर जाना पड़ेगा, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, इसके अलावा चूरू, सिरोही, कुचामन सिटी नागौर में संचालित है। तो इतने जिलों में यहाँ पे राष्ट्रीय पशुधन मिशन संचालित है, ठीक है। और अब जो नस्ल सुधार कार्यक्रम वगैरह ये बताया गया है, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद आपके जो सेम वही केंद्र और राज्य के हिस्सा 60-40, ये भी आपके राष्ट्रीय पशु सेम वही, और ये रिपीट हो गया ये वाली स्लाइड यहाँ पे। अब बात करते हैं अपने लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम हेतु। तो यहाँ पे रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें कि 15,67,217 पशु यहाँ पे पीड़ित थे, जिसमें से देखो 76,000 गायें मर चुकी थी लंपी रोग से, बहुत ही दुखद बात है ये। और फिर बाद में क्या है कि टीकाकरण भी किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा लंपी रोग से निजात पाने के लिए, बहुत ही खतरनाक बीमारी आई थी, ठीक है। और लंपी स्किन डिजीज थी ये, जिसमें फोड़े से निकल जाते थे गोवंश की त्वचा पर, ठीक है, जिसमें 106.39 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। और लंपी रोग से दोस्तों अभी बजट में प्रस्तावित किया गया था कि लंपी रोग से जो भी पीड़ित होकर गाय मरी है तो उनको 40,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर भी किए गए थे। और गौशालाओं में क्या है कि वर्ष में 6 महीने के अनुदान को बढ़ाकर 9 माह भी कर दिया गया था। फिर मुख्यमंत्री कोष से लंपी रोग के नियंत्रण के खाता खोलकर राशि का उपयोग भी किया गया, ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री कोष से भी राशि निकाली गई इस रोग के लिए। ये सारी चीजें बताना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। इस स्लाइड में और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है गोपालन विभाग, ये नया विभाग बनाया गया है गोपालन विभाग, ठीक है। इसमें क्या है कि बड़े मवेशियों के लिए आपको 40 रुपए प्रतिदिन, छोटे के लिए 20 रुपए प्रतिदिन, और गौशाला में मवेशियों के रखने की अवधि का 1 साल जो भी कम हो सहायता देने का यहाँ पे प्रावधान किया जाएगा। और यहाँ पे 120 करोड़ रुपए अभी तक व्यय भी किए जा चुके हैं। 16 नंदी गौशाला भी संचालित हो चुकी है, और ये गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना संचालित है, ठीक है। यहाँ पे बायोगैस, एक गौशाला में एक बायोगैस संयंत्र भी लगाया जाएगा, जिससे गोबर से यहाँ पे एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, बिजली का भी कह सकते हैं अपने। फिर है डेयरी विकास, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे अपने डेयरी विकास की। अब डेयरी विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि जो राजस्थान राज्य है यहाँ पे नवंबर 2022 तक, ये ध्यान रखना, आपसे पूछेगा ऐसे नवंबर 2022 तक कितनी सहकारी समितियां, 17,463। कितनी डेट याद रखनी है, 17,463 दुग्ध सहकारी समिति की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, दुग्ध सहकारी समिति। तो 17,463 दुग्ध सहकारी समितियां यहाँ पे हैं। और जो भी RCDF है, अब RCDF की स्थापना 1977 में होती है, ठीक है दोस्तों। अब जो भी दुग्ध संयंत्र है और दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता है, ये 51.20 लाख लीटर प्रतिदिन हो चुकी है, ये क्षमता भी बढ़ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। लेकिन आपको यहाँ पे इस स्लाइड में सिर्फ इतना याद रखना है कि कितनी, और 24 जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ है। कितने दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ कितने हैं, 24 है। ये दोनों डाटा याद रखने हैं इस स्लाइड में, बस जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। फिर आपके देखो दूध संकलन वगैरह ये दे रखा है, ये टेबल नहीं याद रखनी आपको। फिर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो सेम वही बात लिखी गई है। अब अपने बात करेंगे राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 6वां चरण, ठीक है। कौन सी, पूरा याद रखना, राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा। अब ये योजना कब चालू की गई, 1 जनवरी 2022 से, नए साल 2022 को चालू की गई। इसके तहत क्या किया गया, जो भी दुग्ध उत्पादक है अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण स्थायी विकलांगता, ध्यान रखना, मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता, मतलब बाद में वो काम करने योग्य नहीं रहता, तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर उसे आंशिक स्थायी विकलांगता होती है तो उसे 2.5 लाख मिलेंगे। बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। अब आ जाता है आपके सरस सामूहिक आरोग्य बीमा। ये दोस्तों 17वां चरण इसका स्टार्ट किया गया था 15 अक्टूबर 2022 से, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा, ठीक है। और अभी तक 38,529 उत्पादकों का दुग्ध बीमा किया जा चुका है, ये मत याद रखना।
अब है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सबल योजना। अब इसमें क्या है कि प्रति लीटर है ना आपको 5 रुपए अनुदान मिलेगा। तो सबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादन में 5 रुपए लीटर प्रति लीटर अनुदान मिलेगा। ये बस इतना याद रख लेना, इसमें इतना ही पूछेगा आपसे। फिर चारा बीज वितरण के बारे में, कितने चारा बीजों की आपूर्ति की जा चुकी है। अब बात आती है मत्स्य की। अब मत्स्य क्षेत्र में भी राजस्थान को रोजगार को बढ़ाने के लिए इसमें भी तालाबों पोंडों में क्या है कि जो भी जल स्रोत है जहाँ पे, वहाँ पे मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है कुल मिला के। और जल संसाधन की बात करेंगे तो राजस्थान देश में 10वें नंबर पे आता है, लेकिन फिर भी ये मत्स्य उत्पादन में अच्छा योगदान दे रहा है। राज्य में 80,000 मैट्रिक टन से अधिक वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता है। देखो, केंद्रीय मत्स्य की शिक्षण संस्थान कहाँ पे है? मुंबई में। इसने अध्ययन किया था कि राजस्थान में है ना, देखो 80,000 मीट्रिक टन से, जैसे सौर ऊर्जा का अपने पढ़ते हैं ना कि 30,000 मेगावाट उत्पादन कर सकता है, वैसे ये 80,000 मीट्रिक टन यहाँ पे मत्स्य उत्पादन, मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। ये क्षमता है राजस्थान में, तो ये पूछी जा सकती है आपके। और नवंबर 2022 तक कितना 34,336.45 मीट्रिक टन का उत्पादन हो चुका है। अब इसमें एक आजीविका मॉडल चालू किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आजीविका मॉडल के तहत क्या किया गया दोस्तों? शून्य राजस्व मॉडल है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको, जो आजीविका मॉडल है ये शून्य राजस्व मॉडल है। इसमें 3 जलाशय लिए गए। कौन से? एक तो जैसमंद उदयपुर वाला, माई बजाज सागर बांसवाड़ा वाला, और कडाना बैंक वाटर कहाँ पे? डूंगरपुर वाला। ये तीनों बस इसके अंतर्गत लिए गए, ठीक है। और वो भी इसकी बोली लगाई गई, ठीक है, उसके अनुसार। और आदिवासी मछुआरों को मछली पकड़ने की संपूर्ण कीमत स्थानांतरित करने, मछली पकड़ने की दर सर्वाधिक होना महत्वपूर्ण। सारी चीजें यहाँ पे अपने को तो बस ये याद रखना है। 3 जो जलाशय कौन कौन से हैं? जैसमंद उदयपुर, माई बजाज सागर बांसवाड़ा, कडाना डूंगरपुर। आजीविका मॉडल जो कि शून्य राजस्व मॉडल है, इतना याद रख लेना। और मछुआरों की आजीविका बढ़ाने के लिए ये मॉडल अपनाया गया है। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आ जाती है। मत्स्य, ये उसी से रिलेटेड है। मत्स्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राम सागर धौलपुर, बिसलपुर टोंक, राणा प्रताप सागर रावतवाटा, जवाईबांध पाली, जैसमंद उदयपुर में मत्स्य लैंडिंग केंद्र यहाँ पे स्थापित किए गए। याद रखो तो रख लेना। फिर मत्स्य बीज का संग्रहण, मत्स्य स्टॉक संवर्धन, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। जो भी राजस्व कितना प्राप्त हुआ इनको वो भी दिया गया है, ये नहीं याद रखना आपको, ठीक है। फिर नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना ये भारत सरकार के द्वारा 3.44 करोड़ की केज कल्चर योजना माई बजाज सागर के आधुनिक मत्स्य तकनीकों के प्रौद्योगिकी विस्तार और प्रदर्शन हेतु स्वीकृत की गई। और इस योजना के अनुसार 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा बिसलपुर बांध टोंक व सजावटी मछली प्रजनन केंद्र और एक्वेरियम गैलरी भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। और वर्तमान में सजावटी मछली प्रजनन इकाई कार्यरत भी है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है माही बजाज सागर बांसवाड़ा वाला, फिर बिसलपुर टोंक, ठीक है। मत्स्य पालन वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाना है, सारी चीजें ट्रेनिंग भी दी जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है। मत्स्य बीज के उत्पादों के लक्ष्यों के विरुद्ध जलाशयों तालाबों में 958 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज संग्रहित भी किया जा चुका है। और यहाँ पे मत्स्य उत्पादन दे रखा है कि आपके 22-23 में, तो अभी नवंबर 2022 तक मतलब कितना हो चुका है, ठीक है। सारी चीजें ये नहीं याद रखनी आपको। अब आपको एग्जाम में एक चीज और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ पे है? हैदराबाद में है, तो ये ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नीली क्रांति पूछ ले किससे संबंधित है, तो ये मछली पालन से ही संबंधित है। ये दो चीजें इस स्लाइड में आपको याद रखनी है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट वानिकी पे। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% हमने वन रिपोर्ट पढ़ी, तो जब पढ़ रहे थे तो वहां पे अपनों ने अच्छे से ये पूरा कवर किया था। और वन आच्छादित क्षेत्र यहाँ पे 4.87% है। एक वनावरण होता है, वृक्षावरण होता है, सारी चीजें हमने पढ़ी थी डिटेल से, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो भी आपके मृदा जल संरक्षण जो भी है, भूस्खलन उसको रोकने के लिए, वनों को सघन करने के लिए जो भी है सारी चीजें। अब देखो आपकी जो आर्थिक समीक्षा है ना, उसके अनुसार राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है,
27 वन्य जीव अभयारण्य, 18 संरक्षित क्षेत्र है जो कि बढ़ चुके हैं, 22-23 हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन 18 इसके अनुसार है। और 4 बायोलॉजिकल पार्क है, कहाँ पे, जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, 4, ये ध्यान रखने हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और आपके जोधपुर में, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, 27 वन्य जीव अभयारण्य है। फिर घर घर औषधि योजना की बात आती है दोस्तों, 1 सेकेंड। फिर आती है आपके घर घर औषधि योजना की बात, 1 सेकेंड सर, ये क्या है कि थोड़ा सा 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। तो घर घर औषधि योजना की बात आती है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको चालू कब की गई, 1 अगस्त 2021 को चालू की जाती है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, ये चारों याद रखने हैं, नाम कंफ्यूज मत होना। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, इन चारों के नाम याद रखने हैं, इनकी जगह नाम चेंज करके दे देगा इसमें से कौन सा औषधि का पौधा यहाँ पे नहीं वितरित किया गया। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक परिवार को 2-2 पौधे, टोटल 8 पौधे वितरित किए गए, जो अभी तक 127 लाख पौधे यहाँ पे वितरित किए जा चुके हैं, ये बताना चाहता है। फिर विश्व वानिकी उद्यान आता है आपका जालाना डूंगरी में। अब जयपुर की तर्ज पे ही है ना, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में कितने जिले हैं, 6 जिलों में बोटनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे, याद रखना है, जोधपुर, बीकानेर दोनों पास पास में है, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर। लव कुश वाटिका, अब बजट में लव कुश वाटिका दोस्तों क्या है कि 2-2 कर दी गई है अब तो, ठीक है, एक पहले इसमें एक दिखाई गई है, अब जो बजट आया नाम इसमें एक इको टूरिज्म लव कुश वाटिका स्थापित की जाएगी, ठीक है, जिसमें पैदल ट्रैक, जल निकास, पक्षियों को देखने की सुविधा होगी, साइन बोर्ड होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे बताएगी। अब 2-2 कर दी गई है जो लव कुश वाटिका है हर जगह पे। फिर आता है आपका पर्यावरण विभाग, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित जो भी सारी चीजें हैं, और इसमें क्या है कि आपके कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज होगी वो मैं बता दूंगा, विभिन्न अधिनियमों, नियमों, न्यायालयादेशों की पालना, ठीक है। इस स्लाइड में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कि बस इतना है कि पर्यावरणीय शिक्षा की जागरूकता के लिए जैसे अपना 22 अप्रैल को याद रखना है अपने को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और जैव विविधता दिवस 22 मई को, वेब याद रख सकते हो आप, ठीक है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। इस पे प्रश्नोत्तरी वगैरह आयोजित कराई गई, प्रतियोगिता बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए करवाई गई, तो वो सारी चीजें बताई गई है, इतना नहीं। फिर संचार और प्रसार की बात आती है, यह समय समय तक जनता तक, अब इसमें भी यही जो भी 5 जून इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के माध्यम से संदेश प्रकाशित में प्रसारित किए गए, जिससे क्या है कि जनता तक जागरूकता पहुंच सके कि वनों के बारे में, अपने ओजोन परत के क्षरण के बारे में, कि उसका ह्रास हो रहा है, तो आप ऐसी चीजों का उपयोग ना करें जिससे ओजोन परत को नुकसान हो हमारी, तो वो सारी बातें हैं, जागरूकता पैदा करना। फिर आता है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। अब भारत सरकार क्या है कि जैव विविधता अधिनियम लाती है 2002 में, तो याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया, और राजस्थान जैव विविधता नियम कब, 2010 में आया, तो ये याद रखना है, भारत सरकार का 2 में, फिर 8 साल बाद 10 में आ जाएगा राजस्थान का। फिर राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार भी यहाँ पे दिए गए। अब इसमें क्या है कि ये याद रखना कि 3 कौन कौन सी श्रेणी है, एक तो संगठनों को, एक व्यक्तिगत और एक नगर पालिका को, ठीक है। 5 जून को ये वितरित किए गए पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को बनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। फिर बात करेंगे दोस्तों अपने किसकी, सहकारिता की बात करें तो अपने 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है, याद रखना है 29 तो केंद्रीय सहकारी बैंक है, 24 दुग्ध संघ हमने पढ़ाई था, 38 उपभोक्ता थोक भंडार है, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है, 7,523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं, कृषि समाज सहकारी समितियां 7,275 फल और सब्जी विपणन समितियां हैं। राज्य में 22 संघों सहित कुल मतलब सहकारी समितियों की बात करें तो 38,950 आ जाती है आपकी, कितनी, 38,950 यहाँ पे सहकारी समितियां आ जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताना चाहते हैं कितने खर्च कर दी। 0% ब्याज दर पर लघु अवधि ऋण वगैरह के बारे में बात की गई है कि जो भी किसानों ने ऋण वगैरह लिया था
ठीक है, उनको ऋणों का माफ करने का आगे आएगा कि उनको ऋण माफी योजना लाएगी राजस्थान कृषक, जो कि 30 नवंबर 2018 को लाएगी कि कितना ऋण यहाँ पे माफ कर दिया गया, ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक मुश्त योजना, समझौता योजना लाई गई। ठीक है, इसमें भी सेम वही, ये सारी आपके जो ऋण वगैरह लिए थे किसानों ने उनसे संबंधित है। रहन से मुक्ति, कृषि मांगों की वसूली। ये फिर आता है दोस्तों एक पीएम किसान पोर्टल। अब ये इसमें यह कहना चाहता है कि राजस्थान सरकार ने ना 19 से 21 के बीच में ये पोर्टल किसान वाला लॉन्च किया था। इसको देख के ही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया। कुल मिला के ये बात कहनी चाहता है इसमें ये। फिर आती है दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, अब 2016 में स्टार्ट हुई फसल बीमा योजना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके तहत कितनी लोगों को यहाँ पे बीमा दिया जा चुका है वो है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। अपने को बस इतना याद रखना है 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई। फिर आता है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें क्या है कि आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, 5 साल की अवधि तक के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, 5 साल की अवधि तक 50,000 रुपए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। फिर आपके आ जाएगा कौन सा, कृषि उपज ऋण सहन योजना। इसके अंतर्गत आपको 3% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। फिर आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताया गया है कि वर्तमान में स्टाइन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, इसमें 3 बैंक रेलवे कर्मचारी सैलरी अर्नर सरकारी बैंक है, 4 बैंक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है। ये सारी चीजें बताई गई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सहकारी विपणन संरचना आ जाती है कि प्रत्येक मंडी यार्ड में 275 क्रय विक्रय सहकारी समितियां कार्यरत है। अब आपके नेक्स्ट क्या आ जाता है, जन औषधि केंद्र के बारे में जानते हैं अपने। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कौन फेड के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो जन औषधि केंद्र की स्थापना कौन फेड के द्वारा किसके दी की गई। कौन फेड को भी अपने अलग से पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। और ये कहाँ पे की गई, उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, डूंगरपुर। ठीक है, और जयपुर में भी इसके द्वारा की गई, उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, डूंगरपुर और जयपुर। फिर आ जाता है आपका सहकार मैसाला मेला 2022 में जो जयपुर में आयोजित किया गया था, ये पता होना चाहिए आपको। दीपोत्सव मेला कौन फेड के द्वारा जयपुर में आयोजित किया गया, ये भी पता होना चाहिए, जो कि 15 से 24 अक्टूबर 2022 तक चला। मिड डे मील के बारे में आपको पता ही है, दूध वगैरह पिलाया जाएगा। ठीक है, समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई है, आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार वगैरह। ठीक है, इतना नहीं याद रखना इसमें। फिर आ जाता है आपका ये लंपी रोग का हमने पढ़ ही लिया, सहकारी आवास योजना। इसमें क्या है कि आपको 20 लाख तक का ऋण है ना 15 वर्ष तक के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो सहकारी आवास योजना के तहत। फिर 546 राजविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियां पंजीकृत है। अगर महिला सहकारी समितियों की बात करें तो कितनी है, 546 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, कस्टम हायरिंग, मछली पालन, रंगाई छपाई का कार्य भी किया जाता है। 6.5 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित इसका लाभ भी ले रही है। भंडारण की बात करें तो सहकारी संस्था और समितियों के अंतर्गत 8,842 गोदाम निर्मित है। कितने, 8,842 गोदाम यहाँ पे निर्मित हैं। ठीक है, और ये आपका दोस्तों जो कृषि संबंध क्षेत्र है, ये 3 क्लासों में यहाँ पे आपका पूरा हो गया पूरा। अब नेक्स्ट अपने जो उद्योग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।